तुर्की, पाकिस्तान और इंडिया का मामला नया रुख पकड़ता जा रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की भारत के लिए कौन सी रुकावटें पैदा करने वाले हैं? क्या तुर्की भारत के लिए नया पाकिस्तान बनता जा रहा है? पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी तब्दीली का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी। कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है? भारतीय मीडिया के रिपोर्टर्स 2.5 किलो के हाथ से बाल बाल बच गए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट ने आखिरी पत्ता भी खेल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फाहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज़ हम इंडिया से करने वाले हैं। इंडिया और तुर्की का कुछ मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, ख़ासकर जो लाल किला अटैक के बाद। उसके बाद यह है कि हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तान में सियासी तौर पर और यह है कि जुडिशल एंड के ऊपर काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं और कुछ आने वाली भी हैं, और आज भी बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है, उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। और यह है कि व्लॉग के शुरू में ही हम पहले इंडिया की खबर को हम कवर कर लेते हैं। इंडिया और तुर्की का मामला है। कल के व्लॉग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी कि ये जो उसमें है रेड फोर्ट जो ब्लास्ट हुआ है, उसका जो मास्टरमाइंड है, वो कहते हैं कि वहाँ जो मास्टरमाइंड था उसके जो हैंडलर हैं वो तुर्की में जनाब बैठा हुआ है। अब उसका ताल्लुक जनाब उनने तुर्की के साथ मिला के फिर उसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ दे के पाकिस्तान में जो जैश मोहम्मद है, मसूद अजहर जो उसको हैंडल करते हैं, जो उसको चलाते हैं, उसके साथ उसको जनाब लिंक किया जा रहा है। अब ये क्या खबर है? इस खबर के साथ इसको थोड़ी देर के लिए यहीं रोकते हैं। थोड़ा सा हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं इंडिया और तुर्की के मुतालिक। उसमें यह है कि कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे पाकिस्तान में भी ये खबर चलती रही है कि इंडिया ने अमेरिका से जनाब 22 अपाची हेलीकॉप्टर जनाब ऑर्डर किए थे, प्रोक्योर किए थे। उसमें से 3 हेलीकॉप्टर रुक गए, बाकी सारे पहुंच गए। अब ये जो कहानी थी उसमें यह था कि अमेरिका की जो एरिज़ोना एयरबेस है, वहाँ से जनाब ये 3 हेलीकॉप्टर वहाँ से डिस्पैच हुए। और ये है कि उसके बाद ये है कि जनाब इंग्लैंड पे आए, इंग्लैंड से दोबारा अमेरिका चले गए। अब इंग्लैंड से अमेरिका दोबारा क्यों चले गए? क्यों? उसने मिडिल ईस्ट के रास्ते से वहाँ से गुजर कर टर्की के ऊपर से गुजरना था, क्योंकि जब इस तरह की मिलिट्री जो कार्गो जो प्लेन होते हैं उसकी पेशगी उसकी इतला दी जाती है, पेशगी उसकी इजाज़त दी जाती है एयर स्पेस की कि किस मुल्क के ऊपर से गुजरेगा। उसने टर्की के ऊपर से गुजरना था और टर्की ने एन मौके पे आके और 11th आवर उसका डिसीजन था कि उसने उनको वहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं थी। इस वजह से वो दोबारा उधर चले गए। और अब इंडिया में एक तो ये जो मामला बना है, ये जो रेड फोर्ट ब्लास्ट वाला, कि वहाँ पर उसके जो हैंडलर हैं, ये जो धमाका करने वाले थे, उनके जो हैंडलर हैं वो टर्की में बैठे हुए हैं। उनका जो नाम है जनाब उमर नबी, डॉक्टर उमर नबी, और उसके अलावा ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल जो थे, ये जो 2 लोग हैं मेन सस्पेक्ट हैं। अभी तक तहकीकात जारी हैं इंडिया में। अब वो कहते हैं कि इनका जो हैंडलर है ओकासा के नाम से, ओकासा बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई कंपेनियन थे, उनका वो नाम वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे। और वो कह रहे हैं ओकासा साहब जो थे ना, ये वहाँ बैठे हुए हैं टर्की में। इस वजह से अब वो कहते हैं कि टर्की खुलकर इंडिया की मुखालफत करने पर आ गया है। क्यों? वो कहते हैं कि अब इसके 2 रुख हैं। एक तो यह है कि वो पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, दूसरे नंबर पे वो खित्ते के अंदर अपनी प्रेजेंस को यकीनी बना रहा है। उसकी एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश और टर्की का डिफेंस मुआहिदा हुआ है, और यह है कि पाकिस्तान के साथ उसके क्यों लिंक्ड हैं, उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की रिसेंटली जो जंग हुई है उसमें टर्की के ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए हैं। और इंडिया वाले तो ये भी क्लेम करते हैं कि हमने जो बायरेक्टर वो उनका जो ड्रोन है, उनके हमने 2 ड्रोन हमने मार भी गिराए थे। ये इंडिया का जो मीडिया है, जो उसके जो डिफेंस वो जो डोमेन है, डिफेंस वो जो उनका ऑपरेटर्स है, उसमें भी ये क्लेम किया गया था कि हमने टर्की के 2 ड्रोन हमने मार गिराए हैं। अच्छा, अब ये है कि ये कल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इस खबर को लेकर बड़े चर्चे किए गए थे। एक तरफ वो अपाची हेलीकॉप्टर वाली बात, दूसरे नंबर पर ये जो हैंडलर वहाँ पर बैठे हुए हैं जैश मोहम्मद के, और उसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर वो एक लेक्चर भी दिए जा रहे हैं अब इनके सिविल सोसाइटी में स्टूडेंट्स को, अन अकेडमी में। बल्कि 4 मिलियन उस पेज के, उस चैनल के फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे भी 11 मिनट का वो लेक्चर पड़ा हुआ है। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने स्टूडेंट्स को उनके दिमाग में भरने के लिए कि भाई अब तुर्की जो है ना वो न्यूट्रल नहीं रहा, अब वो खोलकर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, और तुर्की भारत के लिए एक नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। खित्ते में बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे आने वाले वक्त में तुर्की और पाकिस्तान की वजह से इंडिया को। अब देखते हैं कि ये खबर आगे कैसे बढ़ी है। आगे जनाब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है। उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि अब तुर्की सेफ हेवन्स बना हुआ है दहशतगर्दों के लिए, और उन्होंने कहा कि FATF में इंडिया तुर्की के खिलाफ ये मामला टेकअप करने वाला है, और आने वाले वक्त में देखते हैं कि जैश मोहम्मद के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई करने में तुर्की और पाकिस्तान इंडिया को रोकते हैं। और यह है कि ऑपरेशन
सिंदूर 2.0। अब ये कल या परसों रात को जो इंडियन आर्मी चीफ हैं CDS, बल्कि उन्होंने भी ये बयान जारी किया था कि ऑपरेशन 2.0 अनकरीब शायद शुरू हो जाए। और ये है कि हम अभी भी पाकिस्तान के साथ हमारा सिर्फ सीज़ फायर है, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही है, खासकर कश्मीर के वो जो स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश में, वहाँ पर जनाब वो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में भी जनाब एक नई जनाब वो खबर सामने ये आ रही है कि इनके ISI के साथ इनके जनाब संबंध हैं, ISI के साथ इनके रब्ते हैं। और जब ये दोबारा इंडिया में आएंगे कश्मीर में, तो भारतीय जो वहाँ पर सेना है, भारतीय जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। अब थोड़ा सा एक और ख़बर है जनाब इंडिया से आपके सामने रखते हैं, इंडियन मीडिया के रिलेटेड है। 2-3 दिन पहले से जनाब ये खबर चल रही थी कि धर्मिंदर जो कि मतलब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उनको जनाब ये डिक्लेयर कर दिया गया कि वो बीमार थे, बेसिकली हॉस्पिटलाइज्ड थे, और ये है कि अब वो थोड़ा शिफायाब भी हो चुके हैं, घर भी उनको शिफ्ट कर दिया गया है। इंडियन मीडिया ने जनाब वावेला मचाया कि धर्मिंदर जी की डेथ हो गई है। अब ये है कि कल ये हुआ कि धर्मिंदर जी के वो जो बच्चे हैं, ईशा देवल उनकी बेटी है, सन्नी देवल, बॉबी देवल, और ये है कि मतलब वो जो हेमा मालिनी जी उनकी जो बेगम है, अच्छा ये है कि उनको जैसे ही घर शिफ्ट किया गया है, उनके एक जो बेटा है बॉबी देवल है, वो जनाब घर के सामने से गुजरा है, तो मीडिया वालों ने जनाब उनको देख लिया और कोई बातें शातें की हैं, सवाल करना शुरू कर दिए। उन्होंने मीडिया वालों के सामने हाथ जोड़े और बाकायदा तौर पर मीडिया वालों को गालियाँ दी हैं कि आप लोगों की अपने कोई वो नहीं है, मतलब आपकी फैमिली नहीं है, आप हमारी फैमिली के बारे में बग़ैर किसी सोचे समझे आपने ख़बर ये फैला दी कि उनके आपके फादर की डेथ हो गई है। आपको पता भी है कि हमारे ऊपर क्या गुजरी है ये खबर देखकर, हमें कितना ज़्यादा कॉल आई है, हमें कितना ज़्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ा है। उनने जनाब बाकायदा तौर पर वो कहते हैं ना, वो जो बॉबी देवल और उनका जो 2.5 किलो का हाथ है, वो उन्हें वो दे के मारा नहीं है। बाकी वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर आप जाके देख सकते हैं, बाकायदा तौर पर वो मीडिया वाले थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अच्छा, हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी गर्म खबरें हैं, खासकर इस्लामाबाद में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। सबसे पहले हम आर्मी का जो स्ट्रक्चर, वो जो है जो आर्मी जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो कमांड है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है 27वीं आईनी तरमीम के बाद। सबसे बड़ी, अच्छा कल जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले आपके सामने रख लेते हैं, जिसमें यह कि आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट है, उसमें भी तरमीम की गई है। क्यों तरमीम की गई है? क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर ये कहा गया है कि जनाब जो हमारे CDF चीफ ऑफ जो डिफेंस स्टाफ होंगे या कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे, वो नेवल जो वो हमारी फ्लीट होगी उसके भी वो होंगे, चीफ होंगे। उसके अलावा यह है कि एयरफोर्स के भी चीफ होंगे और आर्मी के भी वो चीफ होंगे एट अ टाइम। अब वो जनाब हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नन अदर दैन। अब यह है कि ये उनको जनाब एक्सटेंशन दोबारा मिल गई है। अब जो लेटेस्ट जो डेटा सामने हमारे आया है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, अब इंडियन मीडिया भी काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वो खबरें बना रहा था कि जनाब आसिम मुनीर इज़ गोइंग टू टेक ओवर पाकिस्तान। अब ये फर्स्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट के नाम से एक मैगज़ीन है, उसमें जो पालकी शर्मा है उनकी होस्ट हैं, उन्होंने ये जनाब ये टैगलाइन लगाई थी कि जनाब आसिम मुनीर इज़ गोइंग टू टेक ओवर पाकिस्तान। अब ठीक है, वो उनकी सोच है, हम तो ये नहीं कह सकते। अब ये है कि 2030 तक आसिम मुनीर साहब दोबारा CDF जनाब बन चुके हैं, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, और बाकायदा तौर पर उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान का जो आर्मी स्ट्रक्चर है उसमें। और उसके साथ साथ ये है कि जैसे ही जनाब ये खबर सामने आई है कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो 2030 तक जनाब वो CDF बन चुके हैं, तो उसके बाद ये है कि जो PTI के हल्के हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि वो आजकल काफ़ी ज़्यादा उस पर बुरा वक्त है, और ये है कि उसकी जो टॉप लीडरशिप है वो पाबंद सलासल है, और उसके ऊपर ख़बरें ये आना शुरू हो गई हैं कि क्या अब ये है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो भी 2030 तक चली गई हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, थोड़ा सा ना हम इसको कंटेक्चुअलाइज कर लेते हैं। अच्छा, आपने इंडिपेंडेंट उसके साथ देखना है, माइंड के साथ देखना है, इसको पर्सनल नहीं लेना जो हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम माजी के, वो कहते हैं ना, माजी के झरोकों से इसको थोड़ा सा उस कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। यही जो आसिम मुनीर थे, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त ये DGISI थे। अब जनाब इनको वो जो करप्शन वाला मामला था बुशरा बीबी के साथ, वो जो इन्होंने टेकअप किया था, और बाद में ये था कि इनको अनसेरेमोनियसली इनको जनाब DGISI के ओहदे से हटा दिया गया था, और बल्कि अनसेरेमोनियसली उनको संडे के दिन जनाब उनको नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब अंदाज़ा लगाएं। और उससे पहले ये भी खबरें आ रही थी कि जनाब ये जो आसिम मुनीर साहब हैं ये इमरान खान साहब के फ़ैन भी हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से वहाँ से हटाया गया है और फोर्सफुली, अच्छा बाद में वो आसिम मुनीर उसको जनरल जो फैज़ हमीद है उनको जनाब DGISI तैनात कर दिया गया। अच्छा, कहानी यहाँ नहीं रुकी, आगे जनाब यह है कि जब उनने, क्योंकि वो मोस्ट सीनियर वो थी, सीनियरिटी लिस्ट में आ रहे थे,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी जोर लगाया है कि जनाब इनको अपने टेन्योर में आर्मी चीफ ना बनाया जाए, बल्कि बाजवा को ही एक्सटेंशन दे दी जाए, जनरल कमर जवेद बाजवा को। और बल्कि परवेज़ खट्टक के जरिए उन्हें पैगाम भी भिजवाए थे, वो रिकॉर्ड के ऊपर है, आप खुद भी उनको देख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो जो PDM की गवर्नमेंट आई है ये चली जाएगी, और ये है कि इनको वो टाइम, इनकी एज ओवर एज हो जाएंगे और इस वजह से ये आर्मी चीफ नहीं बन पाएंगे। अच्छा, इसके अब इस हद तक आपने अंदाज़ा लगाया कि आपका जो वो जो दोस्त था, अपने हाथों से ही उसको आपने दुश्मन बना दिया है। उसके माइंड में तो था कि भाई मुझे इन्होंने DGISI भी अनसेरिमोनियसली इन्हें हटा दिया है और मुझे आर्मी चीफ भी नहीं बनने दे रहे। उसके अलावा ये है कि मेरे खिलाफ आर्मी चीफ के बनने में मेरी, हालांकि जो मेरिट पे आ रहा हूँ उसके अंदर भी जनाब रुकावटें पैदा की जा रही हैं कि दूसरा वो जो है आर्मी चीफ है उसको जनाब एक्सटेंशन दी जा रही है। अब ये है कि लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई अब वो 2030 तक उनका वो टेन्योर चला गया है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलेगा? अब अंदाज़ा लगाएं, एक ये मेंटालिटी है आसिम मुनीर की और दूसरी साइड पे PTI है। अब ये दो इतने बड़े राइवल हैं, क्या आसिम मुनीर साहब जो है इनको कोई रिलीफ देंगे? लेकिन एक बात याद रखनी है, जो पावर पॉलिटिक्स होती है, पावर पॉलिटिक्स बड़ी एक अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिक्स होती है। उसमें किसी वक्त भी कोई भी जनाब पलड़ा खा जाए, तो कोई ज़ीरो जो है वो हीरो बन सकता है, कोई हीरो जो है वो ज़ीरो बन सकता है। अब अंदाज़ा लगाएं उस वक्त जो 1999 में नवाज शरीफ साहब, वो अपने आप को तो बल्कि वो अमीरुल मोमिनीन बल्कि कह बैठे थे, उनका क्या हशर उनका हुआ था, जिस तरीके से वो अक्सरियत लेकर आए हुए थे, वो उनका फिर आप तारीख उसकी गवाह है कि उनका फिर क्या हशर हुआ था। अच्छा, PTI का एक तो ये एंड है कि वो बड़ी क्राइसिस उनके ऊपर आने वाले हैं, आने वाले 2030 तक। एक दूसरा एंड है जो प्रो PTI, मुबैना तौर पर हम भी ये नहीं कह रहे, मुबैना तौर पर प्रो PTI जो जजेस थे, खासकर जस्टिस मंसूर अली खान साहब, उसके अलावा ये है कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, मतलब ये है कि वो थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे। वो चाहते थे कि जो हमारे ऊपर जो प्रेशर आता है मुबैना तौर पर वो ना आए और हम इंडिपेंडेंटली फैसले करें और कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर हम फैसले करें। उन्होंने भी कल इस्तीफ़ा दे दिया है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान में। कल के दिन में तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की तारीख का एक मतलब तारीखी दिन है, इतनी बड़ी जनाब न्यूज़ सामने आई हैं। अब यह है कि जब उनका इस्तीफ़ा सामने आया है, लेकिन वहाँ पर ये खबरें भी सामने आ रही हैं, तहरीक इंसाफ का अभी एकत कार्ड सामने है, क्योंकि जब ये इस्तीफ़ा सामने आया है, जब 2 जजेस का, क्या बाकी जजेस का वो भी इस्तीफ़ा सामने आएगा? क्या ये भी हो सकता है कि जनाब कोई वकला तहरीक सामने आए? ये भी हो सकता है कि वकला और तहरीक इंसाफ मिलकर कोई जनाब बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान करें। अब ये भी हो सकता है कि बाकी जो जजेस हैं, खासकर लाहौर हाई कोर्ट से अगर जजेस को वहाँ पर भेजा जाता है वफाकी आईनी अदालत में, जिसका आज जो चीफ़ जस्टिस हैं अमीनुद्दीन खान साहब, वो आज उसका हलफ भी लेंगे, क्या वो अगर इस्तीफ़ा दे देते हैं, एक मरतबा नया एक जनाब तब्दीली के आसार पैदा होना शुरू हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी तारीख भी आ सकती है। ये भी जनाब, अच्छा, आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। कोई आसान, ये नवंबर, दिसंबर और बाकी जो आगे भी, ये कोई आसान नहीं होगा, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं, या फिर स्टेटस को रहेगी। अब ये है कि जनाब पाकिस्तान में जो पावर गेम है आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है, ये कोई आसान नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि हम ये अगर देखें कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई है और उससे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, अब देखें लैकुनेस तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, खासकर जो क्रेडिबिलिटी है या लेजिटिमेसी है पार्लियामेंट की। अब थोड़ा सा हम एक फैक्टर आपके सामने रखते हैं, बल्कि 2 फैक्टर रख लेते हैं। इससे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी, या 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जनाब वो जो उसमें जो आईनी बेंच बना था, उसी आईनी बेंच के अंदर ही जनाब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो अपील है उन्होंने जनाब उसको सुना थी। अंदाज़ा लगाएं कि व्हाट एन आयरॉनिकली ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जो उसी तरमीम के ज़रिए जो बेंच बनाया गया है वही जनाब उसके अगेंस्ट जनाब वो अपील सुन रहा है। थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं ये कितना बड़ा जनाब लूप होल है। उसके अलावा ये है कि अच्छा, लेटेस्ट हम ये 27वीं आईनी तरमीम को सामने रख लें, जिसमें वो जो 2 सेनेटर हैं उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जनाब ऐलान किया है कि हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि उनके तो नंबर गेम पूरे नहीं हो रहे, उनको तो 2 उनकी सेनेटर्स की ज़रूरत है सेनेट में, उनने उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किया और बाद में उनके साथ उनको कन्विंस करके जो भी उनको मैनोरिंग की है या उनकी कोर्शन की है या जो भी किया है, अब पॉलिटिकल मैनोरिंग पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा चलती है, आप सबको पता ही है। उसमें यह है कि बाद में उनके जनाब कन्विंस किया गया कि उनके बाद में उनका वोट उनका काउंट हुआ है। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है भाई। उन्होंने वो कहते हैं ना हैंड रेज करना या इस्तीफ़ा पुट करना, भाई असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने इस्तीफ़े का उन्हें ऐलान कर दिया है। अब ये लेजिटिमेसी के तो बहुत बड़े सवाल हैं। उसके अलावा ये है कि
जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। अब ये एक है वकील असद रहीम खान। असद रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज भी कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये अदलिया की आज़ादी या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मावराए आइन जनाब ये सारा कुछ किया गया है, और आइन में सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो स्टैंडिंग है बिल्कुल उसके साथ ये मुतसादिम है। ये जो आइनी तहत वो लाई गई है, तरमीम लाई गई है। अब ये इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है, अब जो 27वीं आइनी तरमीम है उसमें जो वफाकी आइनी अदालत बनाई गई है उसमें ये एक शिक ऐड की गई है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा आइनी अदालत के लिए। लेकिन मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई आइनी अदालत ना भी माने तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उसके साथ ये भी है कि जो वफाकी आइनी अदालत है उसका फैसला बाइंडिंग होगा, वो सुप्रीम कोर्ट को मानना होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो भी कोर्ट्स हैं सबको वो फैसला मानना होगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट की तो बिल्कुल कोई हैसियत ही नहीं रही। वो जो अच्छा फिर ये जो नया वो जो शोशा छोड़ा गया कि जनाब चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब ये एक नया मसला सामने आ गया था। उसके ऊपर भी कल जो आइनी तरमीम पास की गई थी परसों, उसके अंदर फिर और भी उसके अंदर वो शिक्कें ऐड की गई हैं कि भाई आपने इस बात को भी क्लियर कर दें। उन्होंने कहा कि फिर ये जो सिटिंग अभी जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं जस्टिस मंसूर जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने काफ़ी ज़्यादा अपने वो जो लेटर उन्होंने लिखा है जो उसमें रिज़ाइन दिया है उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके लत्ते लिए हैं। और बल्कि उन्होंने वो जो 26वीं आइनी तरमीम वाला कि भाई वो जो 26वीं आइनी तरमीम पास की गई है और जो आइनी बेंच उसी आइनी तरमीम के ज़मरे में बना है वही उसके खिलाफ अपील सुन रहा है। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी जनाब अपने उस लेटर के अंदर इस चीज़ को बाकायदा तौर पर मेंशन किया हुआ है। अब ये है कि ये जो आइनी तरमीम के खिलाफ ये जो अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में वो तो बिल्कुल यूज़लेस है। अब अंदाज़ा लगाएं अगर वो फैसला दे भी देते हैं उसकी क्या हैसियत होगी, वो एक नॉन बाइंडिंग होगी। अब वो आइनी अदालत माने या ना माने, आज तो भाई जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ भी लेने वाले हैं। और उसके अलावा ये है कि आखिरी खबर जो हम आपके सामने रखने लगे हैं जिसमें पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा तौर पर उनकी जो जायदादें हैं उनको ज़ब्त करने का हुक्म भी सादर कर दिया है। और बल्कि होम डिपार्टमेंट को ये 15 नवंबर तक का ख़ास कर टाइम दिया गया है कि आप इनकी जायदादों का तयन करें और इनको ज़ब्त करके जो है महकमा माल के जनाब हवाले कर दें। और ये है कि बाकायदा तौर पर उनको मतलब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ उनका जो वजूद है, जो उनके जो फिज़िकल एसेट्स हैं उनको बाकायदा तौर पर कब्ज़े में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आप तक पहुँचती रहें। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखेगा और दोबारा हम कह रहे हैं कि हमारे चैनल का भी ख्याल रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।